गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अब तो जिस बात का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वह इंतज़ार भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि 5 पदों की बहाली में आप देख रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण पदों का परीक्षा हो गया और होने वाला है। तिथि आ गई, एडमिट कार्ड लोग डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। और अब तो कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट वाले छात्र भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और एग्ज़ाम होना है, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जितने भी आईटी और जूनियर अकाउंट क्लर्क वाले हमारे साथी हैं, उन सभी को थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत ही छोटा इंतजार अब बचा है। जुलाई में उनकी भी परीक्षा निश्चित हो जाएगी, इस बात की पूरी संभावना पुख्ता हो चुकी है। बचे हुए समय में आप जीत और मेहनत करिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। आइए बिना समय गंवाए हम आपके बीच चर्चा करते हैं बीएसपीएससीएल के टेस्ट 80 के टेक्निकल प्रश्नों के बारे में। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों, शैथिल्य हानि किसका फलन नहीं है? आप जानते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को ही हिंदी में शैथिल्य हानि कहा जाता है। जो ऐसी लॉसेस जो हमारी क्या होती हैं, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण होती हैं, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉसेस अकर होती हैं, उसे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस का गणितीय मान होता है पीएच बराबर, क्या होता है साथियों जल्दी बताइएगा। पीएच बराबर, हम अगर यहां पर ले लें एक कॉफिशिएंट तो वो केएच हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट हो गया, बीएम टू द पावर 1.6, ठीक है। एफ इंटू भी होता है, क्या होता है? bm टू द पावर 1.6 f इंटू भी होता है। यहां से ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, ये आवृत्ति का क्या है, समानुपाती है। और ये भी हमारा वॉल्यूम है, आयतन है। इसको आप वोल्टेज मत समझिएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स है, का फलन है, फ्रीक्वेंसी का फलन है, आयतन का फलन है। समझ गए? ये जो 1.6 आया है ना, ये स्टीनमेंज कॉफिशिएंट का मान 1.6 से लेकर 2.5 के बीच होता है। इसकी वैल्यू परिवर्तित होती है। तो ये आपका स्टीनमेंज का फंक्शन है, आयतन का फंक्शन है, आवृत्ति का फंक्शन है। तापमान से इसका कोई लेना देना नहीं है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है साहब? यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हमारी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इसीलिए ध्यान देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। इस सेट का जो दूसरा प्रश्न है वह है थर्मल पावर प्लांट। आप जानते हैं थर्मल पावर प्लांट, सभी लोग याद रखिएगा, रैंकाइन साइकिल पर आधारित होता है, रैंकाइन चक्र पर आधारित होता है। थर्मल पावर प्लांट आज भी 57% विद्युत की उपलब्धता कराने में सक्षम होता है। इसके लिए ईंधन के रूप में हम मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं। और इस कोयले के गर्म होने से, जलने से, उष्मा से हम क्या करते हैं साहब? तो पानी को भाप में बदलते हैं। और उस भाप के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा विकसित होती है, उस यांत्रिक ऊर्जा को वापस हम अल्टरनेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर में बदलने में सक्षम होते हैं। मेरे विद्वान मित्रों ये ध्यान रखना, इसके कई सारी एसेसरीज होती हैं। जनरल अगर पूछा जाए इसकी दक्षता तो 29-30% तक हुआ करती हैं। आजकल हम लोगों ने एडवांस वर्जन का बॉयलर यूज किया है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज करना शुरू किया है, तो हम 40 से 45 तक पहुंच पा रहे हैं कुछ कुछ प्लांट में। लेकिन एज यूजुअल यदि कमर्शियल इफिशिएंसी पूछी जाए तो 29-30 ही इसका स्टैंडर्ड आप लेकर चलेंगे। अब सवाल है यहां पर थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर क्या करता है? तो ये हमारे वाष्प को पानी में बदलने का काम करता है। हमारी जो स्टीम है, खास करके कौन सी स्टीम? ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। उस स्टीम से नमी की मात्रा को हम घटाने का काम करते हैं। तो सुपर हीटेड स्टीम से यह पानी में बदलने का काम, सुपर हीटेड स्टीम को पानी में बदलने का काम करती है। तो मेरा राइट आंसर है प्रयुक्त भाप को जल में संघनित करना। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हिच वन डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसी जल को हम लोग फीड वाटर पंप के माध्यम से, किसके माध्यम से जी? फीड वाटर पंप द्वारा हम क्या करते हैं?
फिर इसी को हम फीड वाटर पंप द्वारा इकोनोमाइजर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? इकोनोमाइजर में भेजते हैं। और जब यह इकोनोमाइजर में चला जाता है तब इकोनोमाइजर वापस इसको गर्म करता है फ्लू गैस की मदद से और फिर इसको बॉयलर में भेजते हैं। ईंधन की बचत होती है, साथ ही साथ हमारी दक्षता भी बढ़ती है। तो कई सारे फायदे हमें यहाँ पर होते हैं। राइट आंसर इज व्हिच वन? ऑप्शन नंबर बी डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ईंधन का उसमें मान न्यूनतम है? किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होता है? किसके जलाने के बाद आपको ऊष्मा कम मिलती है? तो साहब हमारे पास लकड़ी है। इस लकड़ी का कैलोरीफिक मान सबसे कम होता है। सामान्य रूप से आप समझिए 4780 4780 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। तो हमारी लकड़ी का उसमें मान सबसे कम है दिए गए सभी अवयवों में। अगर हम यहां पर बात करें साहब जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, तो ये 50,000 के रेंज में होता है। कितना होता है? 50,000 किलो कैलोरी के रेंज में होता है। अगर हम बात हाइड्रोजन का करें तो 1.5 लाख 1.5 लाख किलो कैलोरी के रेंज में होता है। अगर हम बात करें साहब किरोसिन तेल का, ऑयल का, ठीक है, तो ये 45,000 के रेंज में होता है। कितना होता है? ये 45,000 किलो कैलोरी के रेंज में होता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कम हमारा कौन है हुजूर? लकड़ी है। तो इसीलिए उत्तर कौन सा लेंगे? लकड़ी ले लेंगे। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है L1 बराबर L2 बराबर 0.5 हेनरी। यहां से आप L1 बाय L2 करिएगा तो 0.5 बाय 0.5 बराबर 1 आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां हम K की बात करते हैं तो K हमारा कितना है? 0.75 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है सरकार N1 बटे N2 बराबर व्हाट? ये प्रश्न हमारे बीच है। विद्वान मित्रों इस प्रश्न के लिए एक छोटा सा रिलेशन आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? L बराबर, फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? जल्दी बताइए। L बराबर होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाय L होता है। इसी म्यू को हम लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटा L, यानी L समानुपाती एन स्क्वायर का हुआ। यानी यहां से क्या लिखिएगा? L1 बाय L2 बराबर आपका क्या होगा साहब? N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास पूछा है N1 बाय N2, तो स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट L1 बाय L2 होगा। अंडर रूट 1 कीजिएगा तो क्या होगा? 1 का 1 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर हमारी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो आप यहां से बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हुजूर। अगला प्रश्न देखिए। डैश मोटर को यूनिवर्सल मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल का मतलब है दोनों सप्लाई एसी व डीसी पर संचालित होना। तो दोनों पर संचालित होती है। एक प्रकार की यह सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर है। क्या है? एसी सीरीज मोटर है। यह जो एसी सीरीज मोटर है किसका प्रारूप है? तो साथियों डीसी श्रेणी मोटर का ही यह एडवांस वर्जन है। इसके साथ आर्मेचर के साथ हमारी क्या होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है? आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। साथ ही साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। आपके कम्यूटेशन को, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या होती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती हैं जो आर्मेचर रिएक्शन को कम करती हैं। ये सारी एसेसरीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। और इसकी गति आप सब जानते हैं 3000 से लेकर 15,000 आरपीएम के बीच हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं। इससे भी अधिक इसकी गति हुआ करती है। इसे हम लोग सीरीज मोटर के रूप में रेफर करते हैं। किस रूप में रेफर करते हैं? सीरीज में रेफर करते हैं। और घरेलू मिक्सर के लिए याद रखना 400 से 600 वाट का कंजप्शन यह पावर का करता है। हमारे घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के रूप में संचालित होता है। चाहे आप
एसी सप्लाई दीजिए या डीसी दीजिए, कोई भी अंतर नहीं होता साहब। किस पर? कोई भी अंतर नहीं होता निश्चित रूप से हमारे कैपेसिटी पर। दैट मीन्स कि आपके टॉर्क पर, हमारी क्षमता पर कोई अंतर नहीं होता। अगला प्रश्न है, डीए क्षेत्रफल और डी फाई ल्यूमिनस फ्लक्स है, तो इल्यूमिनेशन क्या होती है? इल्यूमिनेशन होता है फ्लक्स बाय एरिया। क्या होता है? फ्लक्स बाय एरिया। तो फ्लक्स हम लोग डी फाई लिखा, एरिया डीए लिखा, यूनिट हो गया ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग लक्स कहते हैं। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा? डी फाई बटे डी ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया सरकार? डी फाई बटे डी ए। समझ गए? ये सारे प्रश्नों को आपको कमान करना है, कंसेप्ट के साथ कमान करना है। क्वेश्चन रटने का प्रयास मत करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जहां जो चीजें डाउट्स हैं, अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, आप मेधावी छात्र हैं। लेकिन इस 70 प्लस के स्कोर को मेंटेन करके चलिए। आखिर इसको 85 कैसे किया जा सकता है? कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर आप वीक हैं? नॉन-टेक के किस हिस्से में आप कम स्कोर कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए। उस कमजोर पार्ट को आप मजबूत करने का प्रयास करिए, रिवीजन करिए और कमजोरियों को दूर करिए। गारंटीड सिलेक्शन होगा, जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, निम्नलिखित में किस लैंप का जीवन काल सबसे कम होता है? लाइफ स्पैन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, फ्लोरेसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप है। तो इनकैंडेसेंट लैंप का तो आप जानते ही हैं कि अगर गैस फिल होता तो 1000 से 1200 आवर्स, इससे ज्यादा इसका कैपेसिटी ही नहीं है। और यही बात इसके क्षमता की, तो 10 से लेकर के आपने देखा था कि हम लोग कितना तक पहुंचते थे? हम लोग 18 ल्यूमेन प्रति वाट तक मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पहुंच रहे थे, इसकी दक्षता पर पहुंच रहे थे। बाकी सोडियम वेपर लैंप है 3000 से ऊपर ही होता है। मरकरी वेपर लैंप आपका 7000 9000 के रेंज में जाता है। फ्लोरेसेंट लैंप 8000 8500 रहता है। ये तीनों का जीवन काल उच्च है, सबसे कम इनकैंडेसेंट का है। याद रखना, यह क्या करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और साहब, यह बिल्कुल रेजिस्टिव लोड होता है। इसका पावर फैक्टर सदैव क्या होगा? यूनिटी होगा। हमारी इनकैंडेसेंट बल्ब पावर फैक्टर पर कोई असर नहीं डालती है, यह ध्यान रखना। कह रहा सिंगल लाइन डायग्राम में जो सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल किस बात को दिखा रहा है? तो साहब, ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पीटी को। पीटी एक प्रकार का क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका प्रयोग उच्च विभव के मापन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्च विभव के मापन हेतु, उच्च विभव के मापन हेतु इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें यह ध्यान रखिएगा, सर्किट ब्रेकर ऑन लोड स्विच होती हैं। हमारे लोड के करस्पॉन्डिंग यदि हमारा मान घटता बढ़ता है, स्थिति डेंजरस कंडीशन की ओर मूव करती है, तो सर्किट ब्रेकर प्लंजर स्विच के माध्यम से ट्रिप होकर के संपर्क को तोड़ता है और सर्किट के संपर्क को तोड़ना और बनाना इसका काम होता है, जिससे हमारी सिस्टम सेफ और सुरक्षित रहती है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसकी मदद से हम लोग उच्च करंट को मापने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई करंट को मापने के लिए जो अमीटर है, समान रूप से उसके द्वारा मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती है। विद्यार्थियों, आइए अगला प्रश्न है, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में कितने कैपेसिटर की जरूरत है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके बीच आ गया है सरकार। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है सिंगल फेज, ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। क्या है? सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर वाली मशीन 3 तरह की होती है। क्या होती है? समझे कि नहीं? कैपेसिटर वाली मोटर जो हमारी होती है ना हुजूर, वह कितने प्रकार की होती है? खटाखट बताइए, आप लोग तो विद्वान हैं, जल्दी बताइए। कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो देख लीजिएगा, आपका होता है सिंगल कैपेसिटर मोटर,
समझ गए। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। तो यदि स्टार्ट एंड रन हो, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट एंड रन हो, स्टार्ट एंड रन हो, तो हम लोग स्टार्ट के लिए स्टार्ट कैपेसिटर और रन के लिए रन कैपेसिटर CR2 लगाते हैं। समझ गए। अगर आपका क्या हो जाए स्प्लिट फेज, तो वहां हम बिल्कुल नहीं लगाते। स्प्लिट फेज मोटर में कैपेसिटर की संख्या 0 होती है। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट उसमें 1 होती है। परमानेंट कैपेसिटर में भी क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास पूछा है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, तो स्टार्ट एंड रन है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन इट। तो न्यूनतम हम कितना कैपेसिटर यहाँ यूज कर सकते हैं विद्वान साथियों, तो यहाँ हम लोग 2 कैपेसिटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर यूज करेंगे, जिसमें मेरा CS जो होगा वह इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। और CR जो होगा वह क्या होगा, पेपर इमर्ज्ड ऑयल फिल्ड। क्या होगा यह CR, पेपर इमर्ज्ड ऑयल फिल्ड, पेपर इमर्ज्ड ऑयल फिल्ड होगा। इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए। तो इसलिए यहां पर 2 लेना है। और अगर यहां रहता सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट तो हम 1 लेते, क्योंकि वहां पर 1 से ही काम चलता है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये संकल्प बैच है असिस्टेंट लोको पायलट 2025 का सपना रखने वाले छात्र जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, ट्रेड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में आप जुड़ सकते हैं 999 रुपए में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमारे संकल्प बैच से, जहां डिटेल में हम आपको कंप्लीट ट्रेड पढ़ा रहे हैं, जो काफी फायदेमंद आपको परीक्षा में महसूस कराएगा और आपको सफलता दिलाएगा। कह रहा सिंगल परिपथ के लिए पावर फैक्टर का मापन किसके द्वारा होता है, तो हम लोग पीएफ का मापन किसके द्वारा करेंगे। अगर पीएफ मीटर हो तो बहुत अच्छा है, अगर पावर फैक्टर मीटर हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जानते हैं पावर होती है VI cos फाई, है ना। तो हम यहाँ से cos फाई बराबर क्या करेंगे, P/V × I करेंगे। P के लिए मेरा वाट मीटर चाहिए, अब V के लिए मेरा वोल्ट मीटर चाहिए वोल्टेज के लिए, और I के लिए हमारा क्या चाहिए, अमीटर चाहिए। I के लिए क्या चाहिए, अमीटर चाहिए। तो याद रखिएगा वाट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये तीनों अगर हमारे पास है तब तो हो ही जाएगा। अदरवाइज कह रहा है यहाँ पर वोल्ट मीटर, अमीटर एवं पावर मापने के लिए वाट मीटर, ये तीनों है तो हम माप लेंगे। अगर ये तीनों नहीं है, सिर्फ मेरे पास पावर फैक्टर मीटर है, तब तो और आसान हो गया, एक ही उपकरण से मेरा काम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कारण निकटवर्ती टेलीफोन लाइन में हस्तक्षेप की रोकथाम डैश की जा सकती है, यानी आपके टेलीफोन लाइन में जो इंटरफेरेंस होता है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है, डिस्टरबेंस होती है। आप देखते होंगे कि अचानक से अगर बिजली आ गई, लाइन हमारी वोल्टेज का अप डाउन हो रहा है, तो हमारे कम्युनिकेशन में भी कहीं न कहीं ब्रेक होता है, कम्युनिकेशन में भी परेशानी आती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए और हमें किस तरह की व्यवस्था को बनाने का कोशिश करना चाहिए, तो साथियों याद रखिएगा, इसके लिए हम संचरण लाइन को ट्रांसपोज कर देते हैं, जिसमें वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस से हमें क्या होती हैं, परेशानी कम हो जाती हैं। RYB है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, YR नहीं, RYB है तो YBR हो जाएगा। फिर यहां मेरा क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, BRY हो जाएगा, BRY हो जाएगा। सर्टेन रेंज पर हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। तो देख लीजिए, हमने यहाँ इसको लाया, यहाँ इसको लाया, फिर हम ऐसे यहाँ से ले गए, ठीक है। फिर मेरा ये यहाँ था, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ लेके आ गए, ये यहाँ था, यहाँ ले गए, यहाँ लाए, ऐसे आगे बढ़ा दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने पोजीशन क्या किया है साथियों, चेंज कर दिया है। पोजीशन हमने क्या किया है, चेंज कर दिया। देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, डिजाइन बदल देते हैं, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो हमने क्या किया है, पोजीशन चेंज किया है। तो लाइन की पोजीशन को चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर कहलाता है। और इस ट्रांसपोजिशन की मदद से हम इंटरफेरेंस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा साथियों।
इनमें से किस लैंप में द्विधात्विक पत्ती लगी होती है, बायमेटालिक स्ट्रीप लगी होती है, जो तापमान को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करती है। इतना ही नहीं, यह जो है हमारे प्रकाश के डिस्चार्ज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो आपकी फ्लोरेसेंट लैंप होती हैं। फ्लोरेसेंट लैंप में हम लोग बायमेटालिक स्ट्रीप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं यह लैंप जो है यह गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर काम करती है? गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। और इस फ्लोरेसेंट लैंप के इस्तेमाल से निश्चित रूप से हमें प्रकाश की उपलब्धता भी अच्छी प्राप्त होती है, हमारी इफिशिएंसी भी बढ़ती है, कंजप्शन ऑफ पावर भी कम होता है। इसने काफ़ी बदलाव लाया था, लेकिन अब हम लोग इन सब लैंप को रिड्यूस करके, इन सब लैंप को हटा करके अब हम लोग एलईडी की तरफ मूव कर गए हैं और एलईडी बल्बों का यूज करना प्रारंभ कर चुके हैं। साहब, डैश स्टार्टिंग विधि का उपयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में नहीं किया जाता। स्क्वायरल केज में आप जानते हैं कि दोनों तरफ से रोटर इंड रिंग से क्या होती है, इंड रिंग से सॉर्टेड होती है। क्या होती है? इंड रिंग से सॉर्टेड होती है। समझ गए कि नहीं? दोनों तरफ से रोटर इंड रिंग से सॉर्टेड होती है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी जी, ऐसी परिस्थिति में एक्सटर्नल कुछ भी जोड़ना संभव नहीं होता। हम लोग स्क्वायरल केज में किसका यूज करते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का करते हैं। कितने तक? 5 HP तक। हम लोग स्टार डेल्टा का करते हैं। कितने तक? 5 से 20 HP तक करते हैं। हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का करते हैं। कितना तक? 20 HP से अधिक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास है रोटर प्रतिरोध, इसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ पर? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। ये तीनों का करते हैं स्क्वायरल केज में। तो नहीं है कौन? रोटर रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि इसके रोटर में कुछ भी जोड़ना संभव नहीं है। डैश का उपयोग स्टे वायर, भू संपर्कन तार, संचालन घटक के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा साहब, स्टे वायर के लिए या अर्थ वायर के लिए या फिर कंडक्टिंग वायर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साहब? तो ऐसी स्थिति में कंडक्शन के घटक के लिए, यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, पिलर्स वगैरह के मेटल के लिए, ऐसे सेक्शन के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग नाइक्रोम का, कॉपर का, कैडमियम का नहीं, हम लोग गैल्वेनाइज्ड स्टील का करते हैं। जस्तीकृत होता है, जंग रोधी होता है, कीमत भी कम होती है और मजबूत भी होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और सस्ता तो है ही, अधिक मात्रा में प्रयोग होने के कारण अगर चीज़ें सस्ती हैं तो उसका हम प्रेफरेंस देते हैं ताकि हमारे लिए सुलभ और सुगम हो जाए। कह रहा परिपथ में प्रदर्शित मशीन की पहचान करिए। तो आप क्या देख रहे हैं? आर्मेचर है, इसके साथ सीरीज फील्ड है, यहाँ संट भी है। तो आर्मेचर सीरीज एक साथ, इस दोनों के साथ में मेरा संट में फील्ड लगा हुआ है। तो जब दोनों के साथ संट में फील्ड हो तो इसे क्या कहा जाएगा? लॉन्ग संट कहा जाएगा। अगर मेरा क्या हो, सिर्फ आर्मेचर के साथ संट में हो और सीरीज वाला अलग हो तो उसको शॉर्ट संट कहा जाएगा। तो हमारा जवाब है कि यह कैसा है? डीसी लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर है। क्या है यह साहब जी? डीसी लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों, क्योंकि लोड जो है और आपकी ये दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए यह जनरेटर है। अगला, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप सभी लोगों को मैं कह दूं साहब कि हमने सेशन 1 से लेकर के बीएसपीएस से सेशन 5 का 50 टेस्ट का हमने महापैक 1 लाया था, जो आप लोग ले चुके होंगे। जिन छात्रों ने नहीं लिया है वो महापैक 1 ले लें, जहां 50 फुल टेस्ट बीएसपीएसएल का मिलेगा बाइलिंगुअल विथ डिस्कशन के साथ। अब हमने दूसरा भी महापैक लाया है जो महापैक 2 है। इस महापैक 2 में सेशन 6 से 9 तक के प्रश्नों का संकलन है। टोटल 40 सेट आपको मिल रहा है बाइलिंगुअल विथ डिटेल वीडियो डिस्कशन के साथ, जिससे आप
जुड़कर अनलिमिटेड टाइम टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों आपको यानी सेशन 1 भी, महापैक 1 भी 100 रुपए में मिलेगा, 2 भी 100 में मिलेगा। आप न्यूनतम फी में 90 टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 90 टेस्ट का मतलब 4500 ट्रेड का क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? 4500 ट्रेड का क्वेश्चन और 9000 टोटल क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आपकी तैयारी में मजबूती यहां से मिलेगी। और हमारा नया बैच 16 तारीख से आरंभ हो रहा है, 16 जून से, जो कि शाम 4 से 6 PM के बीच चलेगा। स्पेशल न्यूमेरिकल बैच, संजीवनी बैच, और ये दोनों बैच मिलेगी आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। और यही बैच ऑफलाइन में संजीवनी बैच हमारे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग में स्टार्ट हो रही हैं 16 तारीख से शाम 4 से 6। तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का बड़ा महत्व है और आप सब लोग बार बार न्यूमेरिकल को लेकर चिंतित रहते हैं, इसीलिए इस बैच को हमने आपकी सेवा में लाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है P बराबर QHG रो जल विद्युत समीकरण है। हेड H को मीटर में मापते हैं, सही बात है। G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, मीटर प्रति स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है। रो पानी का घनत्व है, किलोग्राम प्रति मीटर में मापते हैं। Q को मापने वाली इकाई क्या है? Q हमारा डिस्चार्ज है। Q हमारा क्या है साथियों? डिस्चार्ज है, पानी का डिस्चार्ज है। तो इसको मीटर क्यूब प्रति सेकंड में मापते हैं, जिसको हम लोग क्यूबिक मीटर पर सेकंड कहते हैं। ये पानी का डिस्चार्ज है, कितना पानी छोड़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों। क्या निर्भार की स्थिति में संचरण लाइन में धारा होना संभव है? देखिए कह रहा है नो लोड की स्थिति है। नो लोड की स्थिति में हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या कह रहा है? हमारे ट्रांसमिशन लाइन में करंट का मान होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो जब हमारा लोड नहीं होता है साथियों, निर्भार होता है, तो वैसी स्थिति में आप जानते हैं निर्भार की स्थिति में बिल्कुल होता है। क्यों साहब? क्योंकि वहाँ कैपेसिटी प्रभाव होती है। आप जानते हैं जब नो लोड होगा तो उस स्थिति में आपका सिचुएशन क्या बनता है? नो लोड की स्थिति में आप जानते हैं हमारा जो कैपेसिटेंस है C बराबर पाई एप्सिलॉन नॉट बटा, आप जानते हैं लॉग D बाय R क्या होता है? लॉग D बटे R होता है। अगर कुछ भी नहीं है तो कैपेसिटी प्रभाव तो वहां है ही, और जब कैपेसिटी प्रभाव है तो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है, याद रखिएगा फेज व न्यूट्रल के बीच जो धारितीय प्रभाव विकसित होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट विकसित होता है। इस कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण चार्जिंग करंट वहां पर निश्चित रूप से होती है। इसीलिए यह संभव है कि धारा वहां होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश मोटर में हंटिंग होती है। ये प्रश्न तो बहुत ही इजी है, आसान है, मजेदार है। आप जानते हैं सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग होती है, और इस हंटिंग को दूर करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साहब यही वो बैच है, वज्र बैच, जिसके माध्यम से आप जुड़कर अंतिम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में भी यहाँ पे क्लासेस उपलब्ध है। चैप्टर वाइज भी नए नए प्रश्न हम टेस्ट में आपको यहाँ दे रहे हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और सेम यही वज्र बैच उपलब्ध है कहाँ साहब? कंप्यूटर के लिए मात्र 199 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और याद रखना, इसी वज्र बैच को आप ऑफलाइन में भी हमारे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग संस्थान से शाम 6 से 8 प्रतिदिन 2 घंटे की क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग नो लोड की स्थिति में किया जा सकता है? साहब जी हमेशा याद रखना, हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग नो लोड की स्थिति में करते हैं, क्योंकि मेरा आइसोलेटर ऑफ लोड स्विच है, हमारे लाइन को डिस्चार्ज करने में पूरी बड़ी भूमिका निभाता है। और इसी के माध्यम से हमारी लाइन जब डिस्चार्ज
हो जाती है तब जाके टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन उस लाइन को मेंटेनेंस करने का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, पहले सुरक्षा तब काम, फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क। ये दोनों बातों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सरकार ट्रांसमिशन लाइन में जब भी रिसीविंग इन पर वोल्टेज अधिक होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आप जानते हैं सेंडिंग माइनस रिसीविंग, अब बटा आपका क्या है रिसीविंग। तो जब VR मेरा उच्च होगा तो नेचुरली हमारी टोटल वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हम क्या उत्तर दें, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, प्रेषण सिरे पर वोल्टेज क्या हो जाए, इक्वल टू द सेंडिंग इन वोल्टेज। ऐसा कैसे संभव है, बढ़िया से देखिए, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रेषण सिरे से अधिक वोल्टेज होना चाहिए, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी समझाया ना आपको कि जब रिसीविंग का ज्यादा हो सेंडिंग से तब निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। यदि एक अल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। अगर अल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज नेचुरली क्या होगा, धनात्मक शून्य वोल्टेज रेगुलेशन के साथ हमारी प्रेरित ईएमएफ से थोड़ी कम होगी। हालांकि वोल्टेज रेगुलेशन तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन ईएमएफ जितना हमारी उत्पन्न हो रही उससे हल्की कम होगी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग लेकर चलें, समझ गए, क्या लेकर चलें, ऑप्शन नंबर सी लेकर के चलें। VR आपका पॉजिटिव होगा, VR आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारी जितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है उससे थोड़ी कम, उससे क्या होगी, थोड़ी कम वोल्टेज आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है, बराबर मिलने की चांसेस रहती है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर होता नहीं है, हल्का कम रहता है, 0 पॉइंट समथिंग। आइए, एक वह विद्युत मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों क्षेत्र समान गति से घूमता है, यानी रोटर व स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, रोटर और स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपका कैसे घूम रहा है, ns पर घूम रहा है, सिंक्रोनस गति पर घूम रहा है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई है और हमेशा मेरा रोटर भी सिंक्रोनस गति पर ही घूम रहा है। तो वैसे मशीन को हम तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। और इसके रोटर की गति याद रखना, इसके रोटर की गति क्या होती है, ns बराबर 120 F/P हो जाती है। क्या हो जाती है, 120 F/P हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। साहब जी, यदि V वोल्टेज का फेजर है और I करंट है तो VI डैश प्रदर्शित करेगा। तो VI क्या प्रदर्शित करेगा, VI जो प्रदर्शित करेगा जल्दी बताइए, वह हमारी एपरेंट पावर को प्रदर्शित करेगा। यानी स्पष्ट सी बात है, S बराबर VI, यह आपकी कुल शक्ति यानी आभासी शक्ति को व्यक्त करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट पावर कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है साथियों, इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, आभासी शक्ति। आप जानते हैं ना, ठीक है, आभासी शक्ति आप जानते हैं ना। रिएक्टिव पावर होता है VI साइन फाई, एक्टिव पावर होता है VI कॉस फाई, यूनिट होता है वाट, यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब यहाँ कुल शक्ति आभासी शक्ति कह रहा था, फेजर में कुल ही शक्ति आभासी होती है, लेकिन हमें आभासी को प्रेफरेंस देना चाहिए, कुल को नहीं। अब कह रहा है कौन सा फ्यूज की रेटिंग को दर्शाने का सही तरीका। तो फ्यूज रेटिंग हमेशा एम्पियर में दिखाई जाती है। कैसे दिखाई जाती है, यह धारा रेटिंग के समान होती है और उसी पर इसका हम आकार तय करते हैं। तो इसीलिए यह क्या होती है, एम्पियर में व्यक्त की जाती है, कितने एम्पियर का मेरा फ्यूज होगा। और इसे सदैव क्या किया जाता है, याद रखना, फेज तार के साथ, फेज तार के साथ इसे सदैव श्रेणी में, कैसे साहब, फेज तार के साथ सदैव श्रेणी में जोड़ा जाता है। साथियों, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत जो है, आइडियल वोल्टेज स्रोत, आप याद रखिएगा कि हमारी जो आइडियल वोल्टेज स्रोत है उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए। हमारा अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, मेरे टर्मिनल का वोल्टेज मेरे लोड के सापेक्ष का वोल्टेज आपका V ऑफ T क्या हो, मेरे VS के बराबर हो, तभी ऐसा होता है। और मेरा ये इंटरनल जब 0 होगा तभी
भी न ऐसा होगा तो मेरे आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी RI शून्य होती है और GI आपकी अनंत होती है। याद रखना, GI अनंत होती है। अगर यही बात पूछ ले आदर्श धारा स्रोत के बारे में, किसके बारे में, आदर्श धारा स्रोत के बारे में, तो आदर्श धारा स्रोत में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इंटरनल कंडक्टेंस 0 हो जाती है। इन छोटी बातों को सदैव ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश गतिशील प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत पे काम करेगा, यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो साहब जी यहाँ पर ईएमएफ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, ये दोनों जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कैसा ईएमएफ है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वहाँ कोई भी चीज़ रोटेटिंग नहीं है। लेकिन जनरेटर में आप देखते हैं मेरा आर्मेचर रोटेट करता है या नहीं तो मेरी फील्ड रोटेट करती है, तो यहाँ पर आपका डायनामिक उत्पन्न होता है, E बराबर BLV साइन थीटा, ये आपको मिलता है। यहाँ पर E बराबर NdΦ/dt आपको मिलता है। यह स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि जहाँ पर भी रोटेशन होगा चीज़ें आपकी रिवॉल्व होंगी। तो हम सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। डैश अर्थिंग, अर्थिंग का सबसे अच्छा रूप है और लागत में बहुत सस्ता है। कौन सा अर्थिंग सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रूप है, तो साहब जी पाइप अर्थिंग मेरे अर्थिंग का सबसे अच्छा रूप है, लागत भी इसमें बहुत कम है। मैं सस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से इसकी उपयोगिता और इसकी क्षमता होती है, जिस हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है, उस दृष्टिकोण की अगर हम चर्चा करें तो नेचुरली यह क्या होता है, बेस्ट हमारे लिए होता है। और इसमें GI के पाइप का हम विशेष रूप से इस्तेमाल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं साहब, इसमें GI के पाइप का हम विशेष रूप से साथियों इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों पर हम यहां ध्यान देंगे। अभिभावक ध्यान दीजिएगा, कह रहा 4 पोल 20 किलोवाट। क्या कह रहा है, 4 पोल 20 किलोवाट, ठीक है। आइए साहब जी, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। 4 पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट के वेव बाउंड डीसी जनरेटर में प्रत्येक समांतर पथ में धारा डैश होगी। क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन बुझा रहा है जी कलाकार साहब, कैसे गाड़ी चलेगा, ये तो बड़ा टेंशन वाला बात हो गया। समांतर पथ में कितने पथ हैं, वेव बाउंड है तो 2 पथ हैं। कितने हैं, 2 पथ हैं, यानी A का मान क्या हो गया, 2 हो गया। मेरी पावर टोटल कितना कहा, 20 किलोवाट, ठीक है। वोल्टेज कितना कहा, 200 वोल्ट, ठीक है। अब पोल मेरा कितना कहा, 4, क्योंकि वेव बाउंड है तो वेव में हमारी समांतर पथ की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो प्रत्येक समांतर पथ में पावर कितना, आइए जरा देख लें। जब प्रत्येक कंबाइन में उतना 2 समांतर पथ है, प्रत्येक समांतर पथ में शक्ति क्या होगा, टोटल पावर बटे 2 यानी 20/2 बराबर 10 किलोवाट निकल गया। अब आपसे पूछा है धारा, है ना, प्रत्येक समांतर पथ में, तो प्रत्येक समांतर पथ में धारा हम निकाल लें तो मेरा मान क्या हो जाएगा, 10,000 बटा बताइए आपका 200 वोल्टेज है ना, 200 0 कट गया, 2 से 50 एम्पियर। राइट आंसर सी नंबर, क्या हो गया सरकार, राइट आंसर सी 50 एम्पियर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि साथियों ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो है ये देश की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं और 5000 टेक्निकल प्रश्नों पर आप कमान करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव, सब तरह के प्रश्नों को, तो आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़िए। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर यह उपलब्ध है और इस टेस्ट के माध्यम से जहां पर आपको PDF भी मिल जाएगा और आप 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको पूरा पकड़ हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के टेक्निकल चीजों को लेकर आप घबराएंगे नहीं। यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है हर तरह की परीक्षा के लिए, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या
क्या नहीं बदलेगा? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में साहब जी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, आदर्श ट्रांसफार्मर में पावर नहीं बदलेगी, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। बदलता है कौन साहब? तो मेरा वोल्टेज और करंट भी व आई में होता है परिवर्तन, घटता बढ़ता रहता है। और आप याद रखना ओम्स लॉ का भी पालन नहीं करता है। तो मेरा जवाब होगा शक्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 और 3 ए नंबर में है, तो ऑप्शन ए रख लीजिएगा। पावर एंड फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा साहब, पावर एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी जीरो होती है, इफिशिएंसी 100% होती है, लीकेज रिएक्टेंस जीरो होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होता है। हर चीज़ों को हम एनालिटिकली मान कर चलते हैं। कौन सा मोटर कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई से जुड़ा हो सकता है? जल्दी से ध्यान दीजिएगा। डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। फटाफट बताइए विद्यार्थी, प्रश्न तो बड़ा मजेदार महसूस हो रहा है। क्या जवाब दे सकते हैं? किसको आप सिंगल फेज एसी से जोड़ सकते हैं? तो हम लोग डीसी सीरीज को जोड़ सकते हैं और इसी को जोड़ करके हम लोग यूनिवर्सल मोटर बनाते हैं। ये आपको याद होगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन इसके इंसुलेशन और बाकी चीज़ों में करते हैं, लेकिन बड़े आराम से इसको हम क्या बना लेते हैं जी? बड़े आराम से इसको हम लोग एसी पर संचालित कर लेते हैं। साथियों, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का घूर्णन कोण डैश पर निर्भर करेगा। इसका घूर्णन कोण किस पर निर्भर करेगा? 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का जो आपका साहब जी घूर्णन कोण है, टॉर्क एंगल है, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन व्हिच वन। ये लोड पर डिपेंड करेगा। हमारे लोड के बढ़ने घटने से आपकी रोटर और स्टेटर के बीच का जो कोणीय विस्थापन है, जिसको हम अल्फा कहते हैं, या अल्फा का पोजीशन एडजस्ट होता है और आपके लोड को सस्टेन करके यह कांस्टेंट स्पीड ns बराबर 120 F/P पर ही रोटेट करता रहता है। यह ध्यान रखिएगा साहब, लोड के बढ़ने घटने से गति में परिवर्तन नहीं होता है। करा किसी अल्टरनेटर में अगर अल्फा 60 डिग्री हो तो पिच फैक्टर क्या होगा? मेरे विद्वान मित्रों, आप जानते हैं अगर अल्फा 60 डिग्री है तो पिच फैक्टर केपी क्या होता है? कॉस अल्फा बाय 2 होता है। कॉस 60/2 यानी कॉस 30 डिग्री, जिसका मान √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना, इस तरह के प्रश्न को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। डैश उच्च आवृत्ति के तापन की श्रेणी के अंदर आता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के रिगार्डिंग हम किस डिवाइस को कंसीडर करते हैं? तो साहब याद रख लेना, एडी करंट हीटिंग जो है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। यह क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, यानी स्पष्ट रूप से बहुत ही फास्ट हीटिंग करती हैं। हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग भी 2 तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप याद रखना, मशीन के कई ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर हम लोगों को बहुत ही फास्टली उसको क्या करना होता है? पिघलाना होता है, मोल्ड करना होता है। वैसे सारी स्थितियों में हम इसका प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। डैश ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जहां मोटर पर लोड बहुत अधिक हो, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में। तो अब यहाँ आपको सोचकर बताना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में हम लोग किस तरह के मोटर का प्रयोग करें। मतलब मोटर का तो प्रयोग करते ही, वहाँ ट्रैक्शन के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। लेकिन ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? जब गाड़ी को हम ब्रेक लगा रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में यह रिटर्न सप्लाई देने लग जाती है, जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहलाती है। साथियों समझ गए? तो जहां से सप्लाई ले रहे हैं उसी को सप्लाई लौटाने लगती है, तो यह पुनर्योजी ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव होती है। सबसे बेहतर ब्रेकिंग का मेथड यही माना जाता है। अगला आइए साहब, कह रहा है यदि किसी घर में जुड़ा हुआ लाइट लोड 3000 वाट है और पावर उप परिचय लोड, उप सर्किट लोड 6000 वाट है, परिपथ की कुल संख्या। तो लाइट लोड आपका 3000 का है। कंसेप्ट पकड़िएगा, लाइट लोड आपका 3000 का है और हम लोग कितना सब सर्किट ले सकते हैं? तो एक सब सर्किट में 800 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपका 8 तिया 24 हो गया, ठीक है कि नहीं? 8 तिया 24, 8 चौको 32। तो आप देख रहे हैं 3.8 के आसपास जा रहा है।
कितना जा रहा है 3.875 है, तो हम 8 मान लेते हैं। चलिए एग्जैक्ट डाटा है लीजिए 3.75, तो लगभग आपका 4 सब सर्किट की यहाँ जरूरत पड़ी 3000 को मैनेज करने के लिए। फिर आपका पावर लोड 6000 का है। आप जानते हैं कि पावर लोड मैक्सिमम कितना हो सकता है, पावर लोड मैक्सिमम 3000 वाट का हो सकता है। तो हमारे पास अब यहाँ आ जाइए, हम यदि बात करते हैं यहाँ पर कितने भागों में इसको तोड़ेंगे, तो अब आप 6000 बटे कर दीजिए 3000, यानी कम से कम 2 टर्मिनल 2 सर्किट आपको पावर का लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या हो गया 4 + 2 = 6 लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या ले लीजिएगा सी, क्या ले लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा। आइए ओवरहेड लाइन का आकलन करते समय यदि आवश्यक पोल की संख्या 14 है तो अर्थ सेट की अनुमानित संख्या क्या होगी। देखिए जब हम लोग ओवरहेड लाइन का आकलन करते हैं तो एक हम लोग प्रारंभ में लगाते हैं और दूसरा हम कहाँ लगाते हैं, दूसरा ये अंत में हम लगाते हैं अर्थ सेट। बाकी 4-4 के अंतराल पर, तो इसके 4 बाद 1 लगेगा, फिर 4 बाद 1 लगेगा, फिर अगला लगाइएगा तो लास्टे हो जाएगा। तो मेरा 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और सबसे अंतिम वाला चौथा यहाँ, ठीक है कि नहीं। तो 1 2 3 4, तो टोटल आपको लगभग कितने सेट की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ेगी। एक स्टार्टिंग, एक अंत, एक हम 4 के बाद और फिर अगला 4 कीजिएगा तो आपका आ ही रहा है, अगला 4 कीजिएगा तो लास्टे आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कितना लगा देंगे 4 का यूज कर लेंगे, 4 से मेरा काम हो जाएगा। एक आध गो बढ़ा भी देंगे बीच में, ऐसा नहीं कि 4 है तो 5 पर कर देंगे एगो। ऑप्शन नंबर बी, कुंडली में एम्पियर टर्न्स वेबर में निर्धारित करें रिलक्टेंस को। यदि कुंडली में 25 वेबर का फ्लक्स है, यानी आपका फ्लक्स कितने का है 25 वेबर का है, और एमएमएफ का मान कितना है 50 एम्पियर टर्न है। आप जानते हैं एमएमएफ बराबर क्या होता है फाई इंटू रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस बराबर क्या होगा एमएमएफ बाय फाई हो जाएगा, यानी 50/25 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे दें, ए दे दें। तो क्वेश्चन को समझना आवश्यक है, बहुत ही आसान आपका प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। करा आरसी परिपथ में ट्रांजिएंट टाइम कितना होगा। तो साहब जी हम जो यहाँ पर ट्रांजिएंट टाइम की बात करते हैं वह आपका क्या होता है C × R होता है। बस याद रखिएगा यहाँ पर जो ट्रांजिएंट टाइम होती है वह C × R होती है। कुछ नहीं करिए, गुना कर दीजिए। C का मान 60 माइक्रोफेराड, R का मान 20 किलो ओम, तो 60 × 10⁻⁻6 × 20 × 10⁻3। सिंप्लीफाई करके बता दीजिए सरकार हाउ मच विल बी द वैल्यू। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो रहा है, खटाखट बताइए। छोदनी 12,000 × 10⁻⁻6 × 10⁻3। इसको 12 × 10⁻⁻6 × 10⁻3 3 6, दोनों कट गया, 12 सेकेंड आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। कह रहा मशीन में लो ह्रास से क्या समझते हैं, मशीन में आयरन लॉसेस हमारी क्या हैं। तो साहब आयरन लॉसेस जो होती है ना उसके 2 मुख्य संतान हैं, एक हिस्टेरेसिस है, एक एडी करंट लॉस है। समझ गए क्या है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सदैव ध्यान रखिएगा कोर में हीट होना भी इसका मुख्य लक्षण है, हमारी इफिशिएंसी को भी घटाता है। संवातन वायु यानी टेम्परेचर जो वेंटिलेशन के दौरान वायु का है वो भी बढ़ेगा हीट के कारण, यानी सब का सब इसमें समाहित हो जाएगा। यानी जब एक लॉस होती है तो अपने साथ कई सारी चीज़ों को संकलित करके समाहित करके वो चलती है, ये महत्वपूर्ण है। क्या बनाए रखने पर आरंभ होते समय आर्मेचर धारा को घटाया जा सकता है। तो साहब जी आर्मेचर धारा को आप घटाना चाहते हैं तो आरए को बढ़ाइए, आरएफ को घटाइए। आरएफ न्यूनतम होगा तो फील्ड करंट बढ़ेगी, आरए बढ़ेगा तो मेरी आर्मेचर करंट घटेगी। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो वी आर गोइंग विथ व्हिच ऑप्शन इन द केस ऑफ दिस, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
अरे ये क्या हुआ, आर्मेचर धारा को घटाना है ना, तो आर्मेचर धारा को जब घटाना है तो हम लोगों को आर्मेचर को बढ़ाना, आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा और फील्ड को घटाना पड़ेगा। तो मेरा सी नंबर ना होगा, वो कैसे होगा, ये वाला ना हम लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर तार हम लोग मोटा लेते हैं, यहाँ पर तार हम लोग पतला लेते हैं, तो तार को बदल देंगे, मोटा कर देंगे। यहाँ तार पतला लेते हैं तो मोटा कर देंगे, यहाँ मोटा लेते हैं तो पतला कर देंगे, चेंज कर देंगे तो मामला बदल जाएगा। करा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कितने अंश पर खींची जाती हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहां पर साहब, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कहां पर, ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, याद रखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका फील्ड व मेन वाइंडिंग, ये दोनों, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी कहें या मेन कहें, ये दोनों 90 डिग्री पर खींची जाती हैं। कितने पर खींची जाती हैं, 90 डिग्री पर खींची जाती हैं। हम ऑप्शन सी लेकर के चलेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन होता है इसमें। अगर भाषा दे दे सिंगल फेज IM में, तब आप निश्चित रूप से 90 को लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो बाइफर्केशन होता है 90 का, वो यहीं पर हम लोग विशेष रूप से करते हैं। बाकी 3 फेज में तो तीनों आपका आपस में 120 से डिस्प्लेस्ड होता है। ये कह रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का अरेंजमेंट क्यों किया गया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द, तो साहब कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग यूज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। क्या करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने हेतु। क्या करने हेतु, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने हेतु हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो मेरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है प्लेस्ड इन द, कहां पर लगाई जाती है, तो साहब जी ये पोल सू में लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है, ये जो आपका पोल का ये वाला भाग है, इस जगह पर लगाई जाती है। कम्यूटेशन के बेहतर करने में भी मदद देती है और आर्मेचर रिएक्शन को भी क्या करती है, घटाती है, दुष्प्रभाव को कम करती है। साहब क्या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सोपनिक कोर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा प्रश्न है। सोपनिक मतलब स्टेप्ड कोर, यानी आप जो पत्थर के रूप में, लेमिनेटेड शीट्स के रूप में ये जो व्यवस्था आप ले रहे हैं, तो इस व्यवस्था के पीछे का आमूल चूल कारण क्या है, ऐसा करने से क्या फायदा होता है। स्टेप्ड कोर लेने से एक तो हमको सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी कॉपर की वॉल्यूम क्या होती है, कम हो जाती है, तांबे का आयतन जो है वह कम हो जाता है। साथ ही साथ हमारा हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस में भी क्या होती हैं, रिडक्शन होती हैं। साहब समझ गए कि नहीं। तो स्टेप कोर के इस्तेमाल प्रायः हम लोग कहाँ करते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर में। कहाँ करते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ काट कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। छोटा ट्रांसफार्मर में, छोटा में क्या होता है, छोटा ट्रांसफार्मर में आपका आयताकार होता है। क्या होता है, याद रखना, आयताकार होता है। और बड़े में क्या होता है, बड़े में आपका यही कटिंग वृत्ताकार होता है, ताकि हमारी स्पेस का कंजप्शन क्या हो, कम हो। समझ गए, क्या हो, स्पेस का कंजप्शन कम हो, और जिसके वजह से हमारी कॉपर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन है वैसा उत्तर दीजिएगा। कह रहा लघु पथित का इस्तेमाल, यानी शॉर्ट सर्किट का प्रयोग कहां किया जा रहा है। प्रश्न बड़ा अच्छा है साहब, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल हम लोग रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में करते हैं। कहां करते हैं, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, यहां पर हो जाएगा प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रेरण, प्रतिकर्षण स्टार्ट या प्रतिकर्षण स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण रन मोटर। इसमें हम लोग करते हैं, लघु पथन के लिए करते हैं। याद रखिएगा साहब जी,
ठीक है, जहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है 75 से 80 तक जैसे पहुंचता है, हमारी इंटरनली कम्यूटेटर के साथ संपर्क को क्या करती है, तोड़ देती है। ये चीजें यहां पर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यूनिवर्सल मोटर की चाल कैसे नियंत्रित की जाती है। तो साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर की चाल को अगर नियंत्रित करना है तो इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं साहब जी। फ्लक्स की चेंजिंग से भी बिल्कुल बदला जा सकता है। करंट कंट्रोलर को सीरीज में जोड़ दिया तो सीरीज में जोड़ दिया तो मेरा फ्लक्स के मान में भी कमी वृद्धि हुई तो इससे भी बदल गया। फिर आपका वोल्टेज को भी वैरी करके कर सकते हैं। ये तीनों तरीके का यूज करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। बिल्कुल इसी तरह मन लगा के पढ़िए और उत्तर दीजिए। खंभों को सेट करने के लिए कितनी गहराई, कितना बाय कितना का डेप्थ खंभा में हमको रखना चाहिए, मेरे विद्वान साथियों जल्दी बताइएगा। अगर लकड़ी का खंभा है तो 50 मीटर का स्पैन होगा और वैसी स्थिति में अगर उसकी हाइट 10 से 15 मीटर की है तो हम लोग 1/5 भाग को निश्चित रूप से क्या करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं। टोटल लंबाई का 1/5 जरूर जमीन में हम लोग गाड़ने का काम करते हैं, नहीं तो हवा के झोंके को और उस प्रेशर को वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साथियों प्रतिदीप्त लैंप का पावर फैक्टर लगभग कितना होगा। तो प्रतिदीप्त लैंप का पावर फैक्टर याद रखिएगा, अगर यहां पर पूछता इनकैंडेसेंट लैंप का, क्या पूछता, इनकैंडेसेंट लैंप पूछता, तब उसका पावर फैक्टर हम लोग यूनिटी देते। क्या देते, यूनिटी देते। लेकिन हमसे फ्लोरेसेंट पूछा है तो फ्लोरेसेंट में यूनिटी नहीं होगा, यह लैगिंग नेचर का होगा, 0.5 लैगिंग होगा। उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि इसमें चोक लगा होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक चोक का प्रयोग किया तब तो बात ही खत्म हो गई, तब ये समस्या नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लेंगे। बिल्कुल साथियों, आज शनिवार को शाम 7 बजे हमारे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, बीएसपीएससीएल का फुल टेस्ट। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही हमने सप्ताह में 2 दिन फुल टेस्ट कर दिया है। एक हमने सैटरडे को कर दिया, एक हमने संडे को कर दिया। तो जितने भी साथी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, बीएसपीएससीएल का आपने फॉर्म भरा है, तो टू द पॉइंट बीएसपीएससीएल के पैटर्न पर 100 क्वेश्चन का फुल सेट ऑफलाइन आप हमारे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग सेंटर से दे सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट से संबंधित जानकारी के लिए 7070177240 पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन यही टेस्ट या तो महापैक 2 को से जुड़कर आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए सस्ता और फायदेमंद है। तो आप महापैक 2 से जुड़ जाइए या महापैक 1 से जुड़ जाइए। दोनों से जुड़ने पर 90 सेट आपको मिलेगा, जो कि बहुत मजबूती आपके एग्जाम में देगा और आपकी सफलता सुनिश्चित कराएगा। ऑनलाइन के लिए आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप से जुड़ेंगे, ऑफलाइन के लिए हमारे बाजार समिति सेंटर से आप संपर्क करेंगे। सैटरडे संडे दोनों दिन टेस्ट होगा। हम देखते हैं आने वाली परिस्थितियों को, और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन तो कंफर्म होगा। और डिस्कशन भी दोनों दिन होगा, कंप्यूटर का भी डिस्कशन होगा, जरा भी चिंता मत करिए। साथियों कह रहा विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशमन उचित नहीं है। तो साहब CO2 बिल्कुल उचित है, सोडा एसिड, ड्राई पाउडर ये सब चल सकता है, लेकिन जो सबसे गड़बड़ है वो फोम टाइप का है। फोम आपका क्या करेगा साहब, आग को भड़काने का ही काम करेगा, इलेक्ट्रोक्यूशन होगा। पानी से कभी भी बिजली से लगी आग को बुझाना नहीं चाहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक वॉच में किस मोटर का प्रयोग होता है, खटाखट जवाब दीजिए साहब, इलेक्ट्रिक वॉच में किस मोटर का प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्या जवाब दीजिएगा साहब। चलिए, एक समान चाल से चलने वाली मशीन का प्रयोग होता है। दिया गया ऑप्शन बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक समान चाल के कंसेप्ट को मानते हैं, एक समान
चाल के कंसेप्ट को मानते हैं तो उस आधार पर हम सी ले सकते हैं, लेकिन घड़ियां अगर हमारी छोटी हैं तो उसके लिए हम लोग याद रखना साहब, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, हिस्टैसिस मोटर का यूज करते हैं, स्टैपर्स वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। बट दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कांस्टेंट चाल को अगर हम ध्यान में रखें तो ऑप्शन सी हम ले सकते हैं। वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुमाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, जल्दी बताइएगा। वृत्त खींचने के लिए कंपास को आप ऐसे पकड़ते हैं, कंपास आपने देखा है एक सुई रहती है, एक तरफ निडल जिसमें पेंसिल फंसाते हैं और दोनों को आप एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं। दोनों का लेंथ बराबर करते हैं, समतल पर बराबर चेक करते हैं लेवल को, फिर यहाँ पकड़ करके क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। और ये घूम करके आपका एक वृत्त बन जाता है। क्या होता है? इस तरीके से घूमकर वृत्त बनता है, बीच में आपका सेंटर पॉइंट होता है। तो यानी आपने कैसे घुमाया है? हमने क्लॉकवाइज घुमाया है। तो क्लॉकवाइज घुमाकर हम क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं साथियों। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तरीका यही है, आपका सीधा तो नहीं बनेगा, एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं लेकिन उसमें गड़बड़ी होने की चांसेस रहती है, तो क्लॉक ही सबसे सूटेबल है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो बेसिक कंसेप्ट है ड्राइंग का, जहां से एकाध प्रश्न की संभावना बनती है, चिंता मत करिए, हम YouTube के माध्यम से ही आपको किसी दिन बता देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 को लेकर मत परेशान होइए, उसका डिस्कशन हमने इसी टेस्ट के माध्यम से कर दिया है। बाकी आपकी इच्छा है तो आपकी सेवा में हम फिर से उसको ला देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि YouTube के माध्यम से भी आपकी मदद करते रहें। जुड़े रहिए, तैयारी में कमी मत करिए, जीतौर मेहनत करिए और आप अपनी समस्याएं मुझसे साझा करिए। मैं भरपूर मदद करने का कोशिश करूंगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। और याद रखना 2156 सीट पक्का करना है, जितनी ताकत लगानी है लगाना है और मेहनत में कोई कमी नहीं लाने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।